दक्ष ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, मुझे आपके मैनेजर से मिलना है। कहाँ है वो इस वक्त? क्या आपने उनसे अपॉइंटमेंट ली है? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। आप उनसे कहिए दक्ष वालिया आपसे बात करना चाहते हैं। जिनके फ्रेंड ने कल यहाँ पार्टी अरेंज आई थी। दक्ष की बात मानकर रिसेप्शनिस्ट ने अपने मैनेजर को कॉल किया। परमिशन मिलते ही उसने दक्ष को जाने की परमिशन दे दी। दक्ष मैने के रूम में पहुंचा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वाई नॉट सर, आपको किसने रोका है? मैनेजर अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। मुझे कल की सीसीटीवी फुटेज देखनी है, पार्टी एरिया की भी और होटल के लेफ्ट एरिया की भी। दक्ष ने कहा। सॉरी सर, बट ये पॉसिबल नहीं है। साइबर अटैक हुआ था, हमारे सारे सिस्टम हैक कर लिए गए थे। पिछले 1 महीने का पूरा डाटा डिलीट हो चुका है। एक भी फुटेज नहीं बची। मैनेजर के ये कहते ही दक्ष ने आश्चर्य से कहा, व्हाट नॉनसेंस, इतना केयरलेस कौन हो सकता है? ऐसे अचानक से कैसे फुटेज डिलीट हो गई? सर, हमारा सिक्योरिटी सिस्टम बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, पर जो साइबर अटैक हुआ था वो बहुत डेंजरस था। दक्ष वहां और नहीं रुका और फौरन वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ शिव इस वक्त डॉक्टर के कैबिन में बैठा था। इवांश भी वहीं खड़ा था। डॉक्टर दरवाजे से अंदर आते हुए बोला, मिस्टर मल्होत्रा, रिपोर्ट्स आने में वक्त लगता है। सिर्फ आपके लिए ये रिपोर्ट्स 2 घंटे के अंदर आई हैं। वो तो आनी ही थी, देरी मुझे किसी चीज में पसंद नहीं। फिलहाल मुझे ये बताए रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? शिव ने कहा। रिपोर्ट्स बहुत कुछ बता रही हैं। आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आपके ब्लड में रोहिपनॉल फ्लूनाट्राज़ेपाम ड्रग पाया गया है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेंजोडाइज़ेपिन, अ क्लास ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स। इसे आप मैक्सिकन वैलियम सर्कल्स रूफीज भी कह सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, US समेत कई देशों में ये लीगली सेल नहीं होता। डॉक्टर सर्जरी से पहले एनीस्थीसिया देने के लिए इसका यूज करते हैं। आपके बॉडी में जितनी क्वांटिटी मिली वो ज़रूरत से ज़्यादा थी। इसका लेवल थोड़ा और बढ़ता, आप थोड़ा और कंज्यूम करते तो ऑन द स्पॉट डेथ की नौबत भी आ सकती थी। डॉक्टर द्वारा किया गया खुलासा चौंकाने वाला था। इवांश शिव से बोला, चीफ, इसका मतलब आपको किसी ने मारने की कोशिश की है? डॉक्टर ने आगे कहा, इसके कामनली सिस्टम में सिर चकराना, पेट में दर्द, चलने में दिक्कत, गर्मी महसूस होना जैसी आम बातें। हैरान साफ साफ लफ्जों में कहूँ तो माइंड ब्लैक हो जाता है। आप क्या कर रहे हैं? आपका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। ऐसी सिचुएशन में विक्टिम साथ मौजूद पार्टनर को हार्म भी कर सकता है। इसका मतलब जो चीखें मुझे सुनाई दे रही हैं, क्या वो सब सच थी? क्या मैंने सचमुच किसी को हार्म किया? शिव के इस सवाल पर डॉक्टर चुप हो गई। कुछ देर ठहरकर उन्होंने आगे कहा, 100% मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपकी रिपोर्ट्स जो बता रही हैं उससे साबित होता है फिजिकल रिलेशन हुआ था। शिव ने अपना एक हाथ सिर पर रख लिया, मानो अब तक जो शक था उस पर श्योरिटी मिल गई हो। हैरानी की सीमा इवांश के लिए भी थी। डॉक्टर ने शिव से कहा, आपको खुद पर कंट्रोल रखना होगा। आपको रेस्ट की जरूरत है। कुछ मेडिसिन मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ जो दर्द से रिलीफ पहुंचाएगा और ड्रग्स के असर को कम करेगा। शिव बिना कुछ बोले चेयर से उठ खड़ा हुआ और डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकल गया। इवांश भी भागता हुआ उसके पीछे गया। चीफ, रुक जाइए, शिव ने पलटकर कहा, जो करना पड़े करो। मुझे वो लड़की चाहिए, ढूंढो उसे। चीफ, परसों आपकी शादी है, मत पड़िए इन सब में। तुमसे जितना कहा है उतना करो। जब तक उसे ढूंढ नहीं लेता चैन से नहीं बैठूंगा। ये बोल शिव आगे बढ़ गया। इवांश खुद से बोला, अब ये कौन सा नया तूफान है? इधर चीफ की शादी है और दूसरी तरफ ये ट्रेजेडी। शाम का वक्त, सिद्धि का घर। महिरा हल्दी वाला दूध लेकर सिद्धि के कमरे में पहुंची। दी, अब आपका फीवर कैसा है? सिद्धि खामोश सी बिस्तर पर बैठी थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, मानो इस दुनिया में हो ही न। महिरा ने दूध का गिलास टेबल पर रखा और सिद्धि का हाथ छुआ। उसके ऐसे अचानक छूने पर सिद्धि डर गई और तुरंत पीछे की ओर खिसक गई। दी, रिलैक्स, क्या हुआ? किससे डर रही हैं आप? सिद्धि ने खुद को नॉर्मल किया और नमे सिर हिला दिया। महिरा दूध का गिलास उसे देते हुए बोली, पापा ने कहा इसे पी लो, फिर आप जल्दी ठीक हो जाओगी। अभी भी ताप है, फिर आप कैसे जाओगी संगीत सेरेमनी में? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सिद्धि ने बिना देर किए अपना फैसला सुनाया।
उसके हाव भाव बता रहे थे जैसे कोई परेशानी है। माहिरा भी इस बात को महसूस कर रही थी। माहिरा उठते हुए बोली, आप जैसा कहो, एक बात पूछूं दी, आप पहले वाली सिद्धि नहीं लग रही। आप ठीक हैं न? सिद्धि ये सुन भावुक हो गई। वो नजरें फेरकर बोली, बीमार हूं न, इसलिए ऐसी लग रही हूँ। मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे परेशान मत करना अब। माहिरा उसकी बात पर हामी भरी और कमरे से बाहर चली गई। सिद्धि ने हाथ में पका दूध का गिलास वापस टेबल पर रख दिया। कुछ भी खाने पीने की मन नहीं कर रहा था उसका। बीते वक्त के साथ अनचाही यादें तिल तिल कर मार रही थी। माहिरा अपने रूम में तैयार हो रही थी। गाड़ी का हॉर्न सुनकर वो खिड़की के पास चली आई। पर्दा हटाकर देखा, नीचे आनंद की गाड़ी थी। माहिरा और भागती हुई कमरे से बाहर चली गई। न जाने कैसी बेकरारी थी। इससे पहले आनंद दरवाजा नोक करता माहिरा ने दरवाजा खोल दिया। आनंद के सामने इस वक्त माहिरा का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। आनंद ने कहा, व्हाट अ प्लेसेस सरप्राइज, बिल्कुल प्रिंसेस लग रही हूँ। सो तुम्हें अंदर आए? माहिरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। नहीं, अंदर आऊंगा तो बहुत देर हो जाएंगी। मैं तो तुम दोनों को लेने आया हूँ। ये रहा सिद्धि का बैग जो गाड़ी में रह गया था। माहिरा आनंद के हाथों से बैग लेकर बोली, पर दी हमारे साथ नहीं चलेगी। सिद्धि नहीं जाएगी, पर क्यों? आनंद ने हैरानी से पूछा। वो दी की तबीयत खराब है, फीवर है उन्हें। सिद्धि की तबीयत खराब है? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं अभी उसे देखकर आता हूँ। आनंद अंदर की तरफ जाने लगा तो माहिरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। द इस वक्त सो रही होंगी, उन्होंने कहा था कोई उन्हें डिस्टर्ब न करे। ये सुन आनंद रुक गया। मन उदास हो गया था उसका, या ये कहे बेचैन। आनंद माहिरा से बोला, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, तुम आ जाओ। ठीक है, मैं अभी पापा को बताकर आती हूँ। ये बोल माहिरा भागती हुई अंदर चली गई। आनंद गाड़ी के पास पहुंचा। उसने चेहरा उठाकर सिद्धि के कमरे की बालकनी को देखा। खिड़कियों के पर्दे लगे हुए थे। तुमसे मिलकर अपनी गलतियों के लिए सॉरी कहना चाहता था। हर बार मेरा प्यार मेरी परीक्षा ले लेता है। पापा, मिस्टर देवानंद मुझे लेने आए हैं, मैं उनके साथ जा रही हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। माहिरा ने कहा तो सोमनाथ जी बोले, तुम मेरी फिक्र मत करो, अपना ख्याल रखना और जल्दी लौट आना। वैसे सिद्धि क्या कर रही हैं? मैं दूध का गिलास देकर आई थी, कुछ देर पहले वो सो रही होंगी इस वक्त। इतना कहकर माहिरा वहां ही चली गई। उसके आते ही आनंद ने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। संगीत सेरेमनी की पूरी तैयारियां होटल में की गई थी। लड़की वाले तो पहुंच चुके थे, लेकिन लड़कों वालों का आना बाकी था। लावण्या वनराज जी से बोली, आपने कहा भेजा है आनंद को हमारे साथ, वो आया ही नहीं। मैं क्यों भेजूंगा उसे इस वक्त? कहाँ है? फोन करके पूछ लो। अगर वो मेरा फोन उठा लेता तो मैं क्यों पूछती आपसे? ये बोल लावण्या वहां से चली गई। वनराज ने कहा, शादी को इतने साल हो गए लेकिन इसने ठीक से बात करना नहीं सीखा। कृतिका की नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। कहाँ रह गया आनंद? सिद्धि और माहिरा भी अभी तक नहीं आए। पता नहीं और कितना वक्त लगेगा। ऐसा करती हूँ, बाहर चलकर देखती हूँ। कृतिका दरवाजे की तरफ बने लगी। देखा जब अपने ससुराल वालों को आते देखा तब वो वहीं रुक गई। कृतिका के माता पिता ने मिलकर उनका स्वागत किया। शिव की पूरी फैमिली आई हुई थी, लेकिन शिव साथ नहीं था। चंद्रशेखर जी ने पूछा, शिव कहीं दिखाई नहीं दे रहे? उनके इस सवाल पर नंदिता बोली, वो बस आता ही होगा, किसी काम के चलते उसे जाना पड़ा। आप जाएगा थोड़ी देर में। आप सब प्लीज अंदर चलिए न। नर्मदा जी सभी को अपने साथ अंदर ले गई। कृतिका ने भी उन सबको नमस्ते कहा। चंद्रशेखर जी का पीए उन्हें उनका फोन देते हुए बोला, सर जरा ये मैसेज पाए, दामाद जी ने लिखा है वो नहीं आएंगे। ये कैसे हो सकता है? चंद्रशेखर जी ने उनके हाथ से फोन लेकर मैसेज खुद पढ़ा। ये सब पढ़कर उन्हें हैरानी हुई। अभी तो उनके परिवार वालों ने कहा वो रास्ते में हैं और अब ये मना कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी ने शिव को कॉल किया। फोन इस वक्त इवांश के हाथ में था। उसने शिव से कहा, सर आपके फादर इन लो का फोन है, फोन स्पीकर पर डालो। शिव ने कहा। इवांश ने कॉल अटेंड कर स्पीकर पर कर दिया। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई,
शिव, तुम्हारी पूरी फैमिली यहाँ है। तुम्हें और कितना वक्त लगेगा यहाँ आने में? मैं वहाँ आकर क्या करूँगा? मेरे बगैर भी काम चल जाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम फंक्शन में नहीं आओगे तो कैसे काम चलेगा? सब मेहमान पूछ रहे हैं। ये तो एक बेइज्जती की तरह है। चंद्रशेखर जी की इस बात पर शिव फीका मुस्कुराया। बेइज्जती? चलिए, आपकी बातों से ये तो पता चला आपको इज्जत की परवाह है, लेकिन सिर्फ अपनी औरों की नहीं। बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ठीक ही तो कह रहा हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब वादे निभाने नाहक होते तो आप करते क्यों हैं? जाहिर सी बात है, पॉलिटिशियन है, आदत से मजबूर तो होंगे ही। आप मेरी फाइल मुझे वापस भिजवा दीजिएगा। आपसे नहीं हो पाएगा, मैं ये काम खुद कर लूँगा। शिव की सातों ने स्पष्ट कर दिया उसकी नाराज़गी किस लिए थी। चंद्रशेखर जी ने कहा, नहीं नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारे काम को पूरा करने में लगा हुआ हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिए वक्त से ज़्यादा समय हो गया, लेकिन तुम फिक्र मत करो। कल तक तुम्हारी फाइल तुम्हें मिल जाएगी, वो भी सिग्नेचर के साथ। मुझे मेरी बेटी की कसम, मैं कोई झूठा वादा नहीं कर रहा। तुम प्लीज़ यहाँ जल्दी आ जाओ। सब इंतजार कर रहे हैं। शिव ने एक गहरी सांस ली। रास्ते में हूँ, फ़ोन रखता हूँ। फ़ोन कटते ही चंद्रशेखर जी ने अपने पीए को देखा। मुझे अब कोई देरी नहीं चाहिए। सोचा प्यार से मान जाएगी, लेकिन लगता है मुझे पॉलिटिक्स दिखानी ही होगी। सरकार गिराने की धमकी जब मिलेगी तब इन्हें हमारी बात समझ आएगी। कल उस फाइल पर मुझे साइन चाहिए। फोन कटते ही इवांश मन ही मन खुद से बोला, चीफ ने इमोशन ब्लैकमेल करना कब से सीख लिया। रिजवान, गाड़ी स्टार्ट करो, होटल चलना है। शिव ये कहते हुए गाड़ी में आकर बैठ गया। आनंद और माहिरा पार्टी में पहुंच चुके थे। कृतिका उन दोनों के पास चली आई। कितनी देर कर दी तुम लोगों ने? सिद्धि कहाँ है? वो एक्चुअली दी नहीं आएगी, उन्हें फीवर है। माहिरा के ये कहते ही कृतिका हैरान हुई। फीवर है उसे? फोन पर क्यों नहीं बताया? मैं उससे मिलने आ जाती। अभी भी तबीयत खराब है। ये कैसा सवाल हुआ कृतिका? अगर तबीयत ठीक होती तो हम उसे लेकर आते ना। आनंद ने कहा। लावण्या उनके बीच चली आई। आनंद, कहा थे तुम और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? लावण्या की नज़रें माहिरा पर गई। उसे देख लावण्या बोली, ओ तो इन्हें रिसीव करने गए थे। तुम क्या पर्सनल ड्राइवर हो? आनंद ने कृतिका से कहा, तुम माहिरा को अपने साथ लेकर जाओ। कृतिका भी माहौल को समझ चुकी थी। वो माहिरा का हाथ पकड़ उसे वहां से ले गई। आनंद लावण्या से बोला, माँ आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों अक्सर सिद्धि और उसकी बहन को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं? हर बार इस तरह से बेइज्जती करना अच्छा लगता है क्या? तो क्या ये अच्छा लगता है? उन लोगों के लिए तुम अपनी माँ से सवाल करो। माँ, मुझे कोई शौक नहीं है आपसे सवाल करने का। आप जो कर रही हैं वो गलत है, बस इतना बता रहा हूँ। आनंद के ये कहने पर लावण्या चिढ़े हुए स्वर में बोली, मैं गलत कर रही हूँ? तुम्हें तो दुनिया में सबसे बुरी अपनी माँ लगती हैं। जो करती हूँ तुम्हारी भलाई के लिए करती हूँ। जरा अपना स्टेटस देखो, मीडिया तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती हैं। ये जो दो कौड़ी के लोगों के आगे पीछे घूमते हो, लोगों के बीच क्या इमेज जाएगा? माँ प्लीज, हर चीज की एक हद होती है। आप तो बस पैसों से हैसियत मापना जानती हैं। जानती है इंसान की सोच उसे छोटा बड़ा बनाती है। पैसे का क्या है, आज यहाँ तो कल वहाँ एक जगह टिककर नहीं रहती। सच बताओ तो आपसे बात करना ही बेकार है। इतना कहकर आनंद वहाँ से चला गया। लावण्या का मूड बिगड़ चुका था। मेरी ही औलाद मेरी बात नहीं मानती, पता नहीं कौन सा जादू कर रखा है इन लड़कियों ने। नंदिता अमर जी से बोली, शिव से बात हुई आपकी? क्या कहा उसने? इस लड़के का मुझे कुछ समझ नहीं आता। हमारे साथ आने में क्या प्रॉब्लम थी? कह रहा है रास्ते में हूँ। आप बेवजह उसे गलत समझ रहे हैं। कोई जरूरी काम होगा तभी तो वो रुका, वरना हमारे साथ नहीं आ जाता। चले, अब फंक्शन शुरू हो चुका है। नंदिता उन्हें अपने साथ ले गई। डांस प्रोग्राम एक एक कया आगे बढ़ रहा था, लेकिन बहुत से चेहरे ऐसे थे जिनके चेहरे पर खुशी या सेटिस्फैक्शन नहीं था। तेजस और दक्ष इस वक्त सबसे अवगा टेबल के पास बैठे थे। दक्ष ने कहा, तुम्हें उस कांस्टेबल ने बताया कोई रेप केस फाइल नहीं किया गया और मुझे वहां पहुंचने पर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला। ये दोनों ही बातें मेरी समझ से बाहर हैं।
तेजस, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सी बातें हैं जो हम मिस कर रहे हैं। ब्रो, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। आप कह रहे हो ये एक ट्रैप है और मुझे हादसा लग रहा है। तेजस ने कहा। जो भी हो, पर शिव चुप नहीं बैठेगा। देखा था न उसका रिएक्शन तुमने। जब तक वो इस बात की तह तक नहीं जाता वो शांत नहीं रहेगा। दक्ष ने कहा। तो तेजस बोला, परसों बिग ब्रो की शादी है। इन सब से उनकी मैरिज लाइफ अफेक्ट नहीं होगी क्या? और ये सब बातें किसी के सामने आई तो मेरा माइंड तो ये सोचकर ही ब्लैंक हो रहा है। भाभी, इन मैटर में न फंसें। इतने वक्त बाद तो बिग ब्रो की लाइफ में खुशियां आई हैं। तेजस, ये बात तब तक बाहर नहीं आएगी जब तक शिव इस बात को बाहर नहीं लाएगा। दक्ष कह ही रहा था तभी उसकी नज़र शिव पर गई, जो अभी एंट्रेंस गेट से अंदर आया था। उसके ठीक पीछे एवांश था। शिव अपने परिवार के बीच पहुंचा। सभी को उसका इंतजार था। नंदीग्राम ने उसे कृतिका के पास बैठने को कहा। कृतिका का ध्यान सामने स्टेज पर डांस कर रहे लोगों पर था। उसने चेहरा घुमाकर शिव को देखा। नजरें शिव की भी जा मिला। कृतिका उसे देख हल्का मुस्कुराए। शिव सामने देखने लगा। नर्मदा जी चंद्रशेखर जी से बोली, किसे फोन कर रहे हैं आप? वहाँ सारे मेहमान बैठे हैं, उनके बीच चलिए। दामाद जी भी आ चुके हैं। शिव के बारे में सुनकर चंद्रशेखर जी रुक गए। वो तो उसी को फोन लगा रहे थे। शिव आ चुका है कब? अभी अभी आए हैं, आप चले तो सही। नर्मदा जी उन्हें अपने साथ ले गई। स्टेज पर अनाउंसमेंट हो। आप सभी को हम उस कपल से मिलवाना चाहते हैं जो बहुत जल्दी शादी के बंधन में बंधना। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कृतिका और शिव का। तालियों की गड़गड़ाहट तेज हुई। कृतिका अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसने शिव की ओर देखा। वो न जाने किस सोच में डूबा हुआ था। इस पास मौजूद लोगों की नजरें भी उन पर थी। नंदिता शिव के पास चली आई। शिव, जाओ बेटा। अब कहीं जाकर शिव ने उन सब पर ध्यान दिया। वो अपना कोट ठीक करते हुए सोफे से उठा और कृतिका के साथ स्टेज पर पहुंचा। एंकर ने माइक कृतिका की ओर बढ़ाकर कहा, आपके जो दिल में है वो आप कह सकती हैं। कृतिका ने माइक तो थाम लिया, लेकिन सामने बहुत से लोग मौजूद थे और उन्हें देख वो नर्वस फील कर रही थी। उसने नज़र भर शिव को देखा और फिर सामने देखकर बोली, मैंने बहुत सी शैतानियां की हैं पापा, और आपने हर बार मुझे माफ़ किया है। आप ही कहते ही माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है। ये बड़प्पन कभी मत भूलिएगा। जिस तरह मुझे अब तक माफ़ किया है, प्लीज़ आपका हाथ आगे भी मेरे सिर पर यूं ही रहे। इससे ज़्यादा आपकी बेटी और कुछ नहीं चाहती। नर्मदा जी अपने पति की ओर देख रही थी। हालांकि वो शांत थे, लेकिन साथ ही भावुक भी। कृतिका की पलकें भी नम हो गई। आगे कुछ बोला नहीं आया तो उसने माइक वापस कर दिया। एंकर ने माइक शिव की ओर बढ़ाकर कहा, आप कुछ कहना चाहेंगे? शिव ने नमे सिर हिला दिया। कृतिका और शिव दोनों स्टेज से नीचे चले गए। संगीत की रस्में अभी भी जारी थी। स्टेज पर इस वक्त माहिरा थी और साथ ही कुछ लड़कियां। उन सबने मिलकर बहुत अच्छा डांस परफॉर्म किया। दक्ष ने तेजस को हिलाते हुए कहा, ये तो सिद्धि की बहन है ना? आपको कैसे पता? उसने खुद बताया था, लेकिन उसकी बड़ी बहन कहीं नजर नहीं आ रही। दक्ष की ये पूछने पर तेजस बोला, वो भाभी की बेस्ट फ्रेंड हैं। आई होंगी। मुझे तो सिद्धि काफी सिंपल नेचर वाली लड़की लगती है। उसका ड्रेसिंग सेंस, उसकी बातें सब बहुत सिंपल, और शायद यही सिंपलिसिटी उसकी खूबसूरती है। दक्ष ने कहा। हो सकता है आपकी बातें सही हो, लेकिन मुझे तो वो एक बंद किताब की तरह लगी। लाइक मैजिशियन, आपको देखकर आपके मन की बातें समझ जाती हो, बिल्कुल वैसी। तेजस की इस बात पर दक्ष ने भी सहमति जताई। फंक्शन खत्म होते ही शिव की फैमिली वहां से लौट गई। कृतिका का परिवार भी राव विला पहुंच चुकी थी। आनंद माहिरा को उसके घर ड्रॉप करने जा रहा था। माहिरा इस वक्त काफी खुश नजर आ रही थी। हो भी क्यों न, जिससे वो प्यार करती थी वो उसके साथ जो था। माहिरा बोली, वैसे आपका क्या ख्याल है? किस बारे में? आनंद ने पूछा। और किस बारे में? मैं तो आपकी शादी की बात कर रही थी। माहिरा ने मुस्कुराकर कहा। आनंद ने नासमझी से कहा, ये अचानक मेरी शादी की बात कहाँ से आ गई? क्यों नहीं आएगी? परसों कृतिका दी की शादी हो जाएगी और वो अपने घर चली जाएगी।
घर खाली खाली थोड़ी न अच्छी लगता है, फिर आपकी फैमिली भी तो आपके लिए कोई लड़की लेकर आएगी। वैसे आपने कभी बताया नहीं आपको किस तरह की लड़की पसंद है। माहिरा की बातें आनंद की दिल के तारों को छेद रही थी। उसे जो लड़की पसंद थी उसकी तारीफ में वो किताब लिख सकता था। आंखें बंद कर उसने सिद्धि का चेहरा याद किया। काजल सी गहरी आंखें, माथा बिल्कुल किसी चांद के टुकड़े की तरह। उसकी मुस्कुराहट ऐसी हो जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे जाए। वो बात करे तो सामने वाला बस सुनता रहे। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, माहिरा के ये कहने पर आनंद ने अपनी आंखें खोल ली। क्या हुआ? मुझे नहीं पता था आपको कविताएं करना भी आता है। शाहरुख की मूवी याद आ गई। बस डायलॉग्स की कमी थी। आंखें खुली रखिएगा, कब ये ख्वाब बनकर सामने आएगा पता भी नहीं चलेगा। वैसे मेरा घर आ गया, मैं चलती हूँ, गुड नाइट। इतना कहकर माहिरा गाड़ी से बाहर निकल गई। उसके अंदर जाते ही आनंद की गाड़ियां भी वहां से चली गई। माहिरा ने दरवाजा बंद किया और उसी से टिककर खड़ी हो गई। होठों पर अभी भी मुस्कान थी। कृतिका बेड पर बैठी अपने ख्यालों में गुम थी। सिद्धि का ख्याल आया तो उसे कॉल करने के बारे में सोचा। रात भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। अब ऐसे में उसे कॉल कर वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। उसने फोन बंद कर साइड में रख दिया। रात का वक्त, शिव का बंगलो। नंदिता ने दूध का गिलास टेबल पर रखते हुए कहा, दूध ठंडा हो जाएगा, पहले इसे खत्म कीजिए, बाद में कोई दूसरा काम करिएगा। मैं शिव को देकर आती हूँ। नंदिता शिव के कमरे में पहुंची। अंदर शिव कहीं नजर नहीं आया, लेकिन कमरे में अजीब सी स्मेल जरूर थी। बालकनी का दरवाजा खुला देखकर नंदिता आगे बढ़ी। उसने पर्दा हटाया तो देखा शिव स्मोकिंग कर रहा था। ये देखकर नंदिता को बहुत गुस्सा आया। शिव, नंदिता की आवाज सुन शिव पीछे की ओर पलटा। नंदिता फौरन उसके पास चली आई। शिव के हाथ से सिगरेट लेकर उसने पैरों से कुचल दिया। क्या कर रहे हो तुम? ये स्मोकिंग कब से शुरू की तुमने? सो क्या गया है, बोलो। शिव की आंखें इस वक्त लाल थी। वो कुछ बोला नहीं। नंदिता को बिना कोई जवाब दिए वो कमरे में चला आया। नंदिता भी उसके पीछे पीछे कमरे में चली आई। शिव, आई वॉन्ट आंसर, कब से कर रहे हो स्मोकिंग, बताओ मुझे। शिव ने पैरों से ठोकर मारकर स्टूल नीचे गिरा दिया। तो क्या करूं? सांस नहीं ले पा रहा हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। शिव की तेज आवाज सुन नंदिनी बोली, काम डाउन बेटा, ऐसे शोर मचाकर क्या मिलेगा, घर वाले जाग जाएंगे, तमाशा होगा। अपनी मॉम से बात करो। तुम्हारी तबीयत खराब है तो चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। शिव ने अपने दोनों हाथ से चेहरा ढक लिया। एक गहरी सांस अंदर खींची। शिव नंदिता के पास चला आया। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बैठने को कहा। शिव वही उसके पैरों के पास बैठ गया। आपको कैसे बताऊं मॉम, मुझसे वो क्राइम हुआ है जो मैं करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। बिलीव करेगी आप, आपका बेटा एक रेपिस्ट है। शिव, बहुत घटिया मजाक है ये। आइंदा से भूलकर भी ऐसा मजाक मत करना, नंदिता ने गुस्से से कहा। शिव ने अपना चेहरा उठाया। काश ये झूठ होता मॉम, आई शेर, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। शिव ने नंदिता से कुछ नहीं छुटाया, हमेशा की तरह अपनी मां को सच बताया। शिव की आंखें इस वक्त बेहद लाल थी। उसने अपना सिर नंदिता की गोद में रख लिया। कमरे में एक प्रकार की खामोशी छाई हुई थी। आधे घंटे से ऊपर का समय बीत चुका था। दोनों सिल्की चुप थे। नंदिता ने अपने आंसू पोंछे। शिव, तुमने किसी को कुछ बताया तो नहीं? दक्ष, तेजस, एवांश सब जानते हैं। नंदिता ने एक गहरी सांस ली। वो शिव के सिर को सहलाते हुए बोली, जो हुआ अनजाने में हुआ, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। क्या तुम जानते हुए उस लड़की को? शिव ने चेहरा उठाकर नंदिता को देखा। ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मिल भी जाएगी तो क्या करोगे? पता नहीं। शिव के इस जवाब पर नंदिता बोली, कोई जरूरत नहीं है उसे तलाशने की, एक हादसा समझकर भूल जाओ उसे। शिव, कृतिका तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनने वाली हैं। तुम्हें उसके साथ जिंदगी बितानी है। जिस तरह औरतों का किरदार उनके लिए मायने रखता है, आदमियों का किरदार भी वैसा ही होता है। दाग कोई बर्दाश्त नहीं करता। तुम्हें मेरी कसम, तुम कृतिका के सामने इस राज को जाहिर नहीं होने दोगे। दफन करो इसे यही।
शिव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने वापस से अपना सिर उनकी गोद में रख दिया। सुबह का वक्त राओविला। ढोलक के साथ साथ गीतों की भरमार थी। आज दुल्हन की मेहंदी थी, इसलिए माहौल भी काफी खुशनुमा था। कृतिका इस वक्त कमरे में तैयार हो रही थी। उसने बालों में पिन लगाया और अपने फोन की तरफ देखने लगी, मानो किसी के कॉल का इंतजार कर रही थी। कमरे का दरवाजा नोक हुआ तो कृतिका दरवाजा खोलने चली आई। बाहर लावण्या खड़ी थी। जल्दी करो बेटा, नीचे मेहंदी वाली खड़ी हैं, तुम्हारा ही इंतजार है। बस चाची, मैं दुपट्टा ले लूं, फिर चलती हूँ आपके साथ। कृतिका ने अपना दुपट्टा उठाया और कृतिका के साथ नीचे चली आई। माहिरा को देख कृतिका मुस्कुरा दी। सिद्धि कहाँ है? दी नहीं आई, तबीयत ठीक नहीं है उनकी, इसलिए। माहिरा ने कहा, इतनी तबीयत खराब है उसकी, मैं मिल भी नहीं पाई। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कृतिका ने कहा तो लावण्या बोली, बिल्कुल भी नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। दुल्हन हो, इस तरह घर समाज में बाहर कदम रखना बिल्कुल ठीक नहीं। चलो चलकर बैठो, मेहंदी लगवाओ। लावण्या कृतिका को वहां से ले गई। नर्मदा जी वहां से गुजर ही रही थी, माहिरा को देखकर रुक गई। माहिरा, बेटा। जी आंटी। बेटा, मैंने सुना है सिद्धि की तबीयत खराब है। कैसी है वो अब? आंटी, फीवर अभी तेज हो जाता है तो कभी कम। मेडिसिन ले रही हैं, ठीक हो जाएगी। माहिरा ने कहा। हाँ बेटा, भगवान करे ऐसा ही हो। अरे भाई, मेहंदी है, बिना संगीत के काम कैसे चलेगा? चलो भी। लड़कियां माहिरा को अपने साथ खींचकर ले गई। माहिरा और बाकी लड़कियों ने रंग जमा दिया था। माहौल काफी खुशनुमा हो चुका था। कृतिका भी उन सबको देख मुस्कुरा था। माहिरा डांस करते करते रुक गई। उसकी नजर आनंद पर गई, जो ऊपर फिले के पास खड़ा था। किसी ने कोहनी मारी, तब जाकर माहिरा का ध्यान उस पर से हटा। कृतिका का फोन वाइब्रेंट हुआ, लेकिन हाथों में मेहंदी की वजह से वो उसे उठा नहीं सकती थी। दीदी, बताए ना, आपके हाथ पर नाम क्या लिखना है? नहीं नहीं, नाम वाम लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद, काफी ओड लगता है। कृतिका के ये कहने पर मेहंदी वाली ने कहा, लगवा लीजिए दीदी, इससे पता चलता है हमारा होने वाला पति हमसे कितना प्यार करता है। रहने दो, ऐसा कुछ नहीं होता। प्यार अगर मेहंदी के रंग के पैमाने पर मांगा जाता तो मेहंदी वालों की शादी हो जाती। दिन रात सब इसे लगाकर घूमने। ये बोल कृतिका सामने देखने लगी। चल हट, सबकी बारातें आई, सबकी बारातें आई, डोली तू भी लाना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना। सबकी बारातें आई, सबकी बारातें आई, डोली तू भी लाना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना, सबकी बारातें आई। माहिरा कृतिका के पास चली आई। आपकी शादी है, आपने डांस क्यों नहीं किया? तुमने इतना प्यारा डांस किया है। मैं कहा टिकती उसके आगे। कृतिका की बात पर माहिरा हंस पड़ी। माहिरा, सिद्धि मेरा कॉल नहीं उठा रही। घर जाने के बाद प्लीज मेरी उससे बात करवा देना। कोई मुझे बाहर नहीं जाने देगा। आप फिक्र न करें, मैं जरूर बात करवा दूंगी। सिद्धि इस वक्त बालकनी में खड़ी थी। बेचैनी ने इस कदर घेर रखा था, वो खुद के वश में नहीं थी। सिद्धि की नज़र मुरझाए पौधे पर चली गई। लो, वही उसके पास आकर बैठ गई। सिद्धि ने मुरझाए पत्तों को छूकर कहा, आज हम दोनों में कुछ भी अलग नहीं। जान होने के बावजूद भी हम दोनों बेजान हो चुके हैं। तुम्हारे पास जुबान नहीं, इसलिए तुम खामोश हो। मेरे पास आवाज है, फिर भी मैं चुप हूँ। नहीं, छोड़े मुझे, मुझे जाना है, प्लीज छोड़े मेरा हाथ। कुछ आवाजें कानों में घुलने लगी। सिद्धि का पूरा शरीर कांपने लगा था। उसने अपने दोनों हाथ बांह के इर्द गिर्द रख लिए और रो पड़ी, मानो ये आंसू उससे दूर जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सूनी आंखों में न कोई ख्वाब बचा था और होठों पर कोई मुस्कुराहट, मानो अंदर से कोई तोड़ रहा हो। ऐसी परिस्थिति में इंसान को कुछ भी नहीं सूझता। ना सम्मान होगा, ना अपमान होगा, बस यहाँ तुम्हारा तिरस्कार होगा। मतलबी दुनिया के माया जाल में फंसकर बस तुम्हारा जीवन बर्बाद होगा। ना हंसेगा कोई, ना हंसने देगा, बस तुम पर आई मुसीबतों में तुम्हें कोसता रहेगा। बिन कुछ किए हर अखबार में तुम्हारा नाम होगा, तुम्हें जीने नहीं दिया जाएगा, पर फिर भी तुम्हारे जीने पर सवाल होगा। ये मतलब की दुनिया है, यहाँ कोई शाबाशी दे ना दे पर ताने जरूर देगा।
ना यहाँ कोई तुम्हारा सम्मान करेगा, ना यहाँ तुम्हारा अपमान होगा, बस यहाँ तुम्हारा तिरस्कार होगा। सुबह का वक्त सीएम आवास। चंद्रशेखर जी सीएम साहब से मिलने पहुंचे थे। घंटे भर से किसी बात पर बहस छिड़ी हुई थी। राव साहब, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। सत्ता में हमारी सरकार है, उसे गिराने पर तुले हुए हैं। आसपास आवाजें उठने लगी है विधानसभा में विश्वास मत लाने की। बहुमत साबित नहीं हुआ तो सरकार किसी भी वक्त गिर जाएंगी। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ सीएम साहब, ये सब होने से बस आप रोक सकते हैं। बस साइन ही तो करना है। चंद्रशेखर जी ने कहा। राव साहब, साइन करने से मुझे कोई परहेज नहीं है। बस चिंता इस बात की है विपक्ष को कौन संभालेगा। सीएम साहब, आप उनकी चिंता न करें। उन्हें संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे अपने दामाद पर पूरा भरोसा है, वो सब संभाल लेंगे। चंद्रशेखर जी ने कहा। सीएम साहब ने फाइल पर हस्ताक्षर किए और कहा, ठीक है, फिर मैंने अप्रूवल दे दिया है, अब कोई इनकार नहीं करेगा, लेकिन इसकी जवाबदेही आपकी होगी। चंद्रशेखर जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने उनसे विदा ली और बाहर चले आए। उन्होंने शिव को फोन लगाया। वहीं दूसरी तरफ शिव इस वक्त अपने कमरे में था। फोन की रिंग बजी तो नंबर देखकर रिसीव किया। फाइल रेडी है शिव, मैं अपने पीए के हाथों। चंद्रशेखर जी बस इतना ही कह पाए थे। शिव उनकी बात बीच में काटते हुए बोला, फाइल अपने पास ही रखिए, मेरा सेक्रेटरी आकर आपसे फाइल ले जाएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर चंद्रशेखर जी ने फोन रख दिया। शिव के होठों पर जीत की मुस्कुराहट थी। उसकी धमकी काम आई। बहुत जल्दी मैं ये प्रोजेक्ट शुरू कर सकता हूँ। शाम का वक्त, सिद्धि का घर। सिद्धि काफी देर से कमरे में बंद थी, अब कहीं जाकर बाहर निकली थीं। सोमनाथ जी इस वक्त हॉल में बैठे थे। सिद्धि भी उनके पास चली आई। वो उनके पैरों के पास जाकर बैठ गई। उसने अपना सिर उनकी गोद में रख लिया। सिद्धि को देख सोमनाथ जी मुस्कुरा दिए। वो उसके सिर पर हाथ फेरकर बोले, अब बुखार कैसा है बेटा? ठीक हूँ पापा। क्या ठीक हो तुम? बीमार हुई तो पूरा घर बीमार हो गया। मुस्कुराहट तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। मेरी गुड़िया, तुम तो जान हो हमारी भी और इस घर की भी। मैं किसी की जान नहीं हूँ पापा, बस एक ऐसा ढांचा हूँ जो सांस तो ले रहा है लेकिन जी नहीं रहा। सिद्धि मन ही मन अपने आप से बोली। सोमनाथ जी ने कहा, अजीत की तस्वीर देखी तुमने, कैसा लगा वो? पता है वो तुम्हारी तस्वीर मंगा रहे थे, मैंने भी भिजवा दी। मेरी बेटी को न करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिद्धि कुछ न बोली। वो बिल्कुल शांत रही। सोमनाथ जी उसके बालों को सहलाते हुए बोला, सिद्धि बेटा, मन में कोई भी बात हो अपने पिता से मत छुपाना। मेरे लिए तुम्हारी मर्जी सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम्हें अजीत पसंद तो आया ना? मेरे लिए आपकी मर्जी अहम है पापा। आप मेरे लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकते। अगर ये आपकी पसंद है तो मेरी भी पसंद है। सिद्धि का जवाब सुन सोमनाथ जी मुस्कुरा दिए। रात का वक्त, राव विला। आनंद इस वक्त गार्डन में अकेला बैठा था। आसपास पर्दे और खूबसूरत लाइटिंग थी। कल यहाँ कृतिका और शिव की शादी होने वाली थी। आनंद अभी भी सिद्धि के बारे में सोच रहा था। न तो उससे मिल पाया था और न ही कोई बात हो पाई थी। ऊपर से उसकी तबीयत भी खराब थी। इन सब बातों ने उसे और भी ज्यादा बेचैन कर दिया था। आनंद अपने आप से बोला, इस दुनिया में मुझसे बड़ा बुजदिल कौन होगा? प्यार करने की ताकत रखता हूँ, इजहार करने की ताकत नहीं है मुझमें। काश उस रात मैंने ड्रग्स का सहारा न लिया होता। फ्लैशबैक। आनंद इस वक्त अपने एक दोस्त के साथ बैठा था। उसने आनंद की ओर देखकर कहा, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तुम हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो तो क्यों न मेडिसिन ले लो। आनंद ने नासमझी से पूछा, मेडिसिन से क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ गलत नहीं कह रहा, एथलीट भी कई बार ऐसा करते हैं, वो बात अलग है। डोपिंग टेस्ट में पकड़े जाने पर उनका करियर खराब होता है, पर तुम्हें कौन सा ओलंपिक में जाना है? डॉक्टर की प्रिस्क्राइब मेडिसिन है। कुछ देर के लिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा सकते हैं, फिर खुलकर कह दो जो तुम्हारे दिल में है। अब तुम जैसा डिसेंट बंदा शराब पीकर जाए तो कितना अजीब लगेगा। आनंद पर मानो इन बातों का असर हो रहा था। उसने सवाल किया, ये सब भी तो एक तरह का ड्रग होगा ना? कहीं कोई प्रॉब्लम? अरे यार, प्रॉब्लम तब होगी जब तुम इसे जरूरत से ज्यादा कंज्यूम करोगे। माना कि काम रिस्की पर रिजल्ट की गारंटी पूरी है।
चाहिए तो बोलो, मैं किसी को जानता हूँ वो हेल्प कर देगा तुम्हारी। आनंद ने हाँ भी नहीं कहा और न भी नहीं। फ्लैशबैक एंड। आनंद ने अपने चेहरे को हाथ में ढक रखा था। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। गलत रास्ता गलत ही होता है। ड्रग हर किसी की बॉडी के साथ अलग रिएक्ट करता है। कुछ भी सोचे समझे बिना मैंने बस आजमा लिया। न उस रात बेहोश होता और तुम्हें अकेले घर जाना पड़ता। अपनी इस गलती के लिए मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। कृतिका अपने माँ पापा के कमरे में पहुंची। हालांकि दरवाज़ा खुला हुआ था लेकिन अंदर की आवाज़ें सुनकर वो बाहर ही रुक गई। आपको पता है रिश्तेदार क्या कह रहे थे? आपकी बेटी की किस्मत खुल गई जो आपको ऐसा दामाद मिला। नर्मदा जी ने कहा तो चंद्रशेखर जी बोले सो तो है। हमारी बेटी भी लाखों में एक है। पता है नर्मदा, मेरे मन में हमेशा एक डर रहता था, काम में मशरूफियत की वजह से मैं अपनी बच्ची की तरबियत ठीक से न कर पाया तो क्या होगा। किसी भी बाप के लिए बेटी का कन्यादान करना चारों धाम की यात्रा करने के समान है। कल हमारा ये सपना भी पूरा हो जाएगा। बस हमारी बेटी अपने घर में बस जाए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, कल तो वो ये आंगन भी छोड़कर चली जाएंगी। नर्मदा जी ये बोल भावुक हो गईं। अंदर का माहौल इतना भावुक था कि कृतिका वहां रुक नहीं पाई और वो वहां है फौरन लौट गई। अगला दिन सुबह का वक्त। सिद्धि इस वक्त किचन में थी। माहिरा अंदर आते हुए बोली, आप यहाँ हैं? कब से कृतिका दी का फोन आ रहा है, रिसीव कर ले। सिद्धि ये सुन रुक गई। वो बिना माहिरा की ओर देखे बोली, मैं काम कर रही हूँ इस वक्त, बाद में कॉल कर लूंगी उसे। माहिरा जाने लगी तभी सिद्धि काला फोन एक बार फिर से बजा। कृतिका का ही कॉल आ रहा था। माहिरा ने फोन स्पीकर पर किया और सिद्धि के आगे कर दिया। हेलो सिद्धि, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब पता है मैं तुमसे बात करने के लिए कितनी बेचैन थी। सिद्ध ने दुपट्टा से हाथ साफ किया और माहिरा के हाथों फोन ले लिया। मैं ठीक हूँ अब। सच कह रही हो न? माहिरा से पता चला तुम्हें कितना फीवर था। पता है तुमसे मिलना भी चाहती थी लेकिन कोई घर से बाहर ही नहीं निकलने देता, कृतिका ने कहा। सिद्धि बोली, तुम दुल्हन हो कृतिका, तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कैसी दुल्हन? यहाँ सबके बीच मुझे अकेला महसूस हो रहा है। पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही हूँ। ये बताओ कब आओगी? कृतिका के इस सवाल पर सिद्धि कुछ बोल नहीं पाई। अब तक तो उसकी बीमारी ने उसे जाने नहीं दिया, अब कौन सा बहाना बनाती। कृतिका फिर से बोली, सिद्धि तुम सुन रही हो न? देखो मैं बहुत अकेली हूँ इस वक्त, बहुत डर लग रहा है इस वक्त। प्लीज जल्दी आ जाओ। तुम नहीं आई तो मैं शादी नहीं करूँगी। कैसी बात कर रही कृतिका, ऐसा नहीं कहते। मैं आ जाऊंगी। ये बोल सिद्धि ने अपनी एकेडमी बंद कर ली। कृतिका से बात कर उसने फोन काट दिया। सिद्धि ने हाँ तो कह दिया लेकिन वहां जाने की हिम्मत कैसे जुटाएगी। माहिरा फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए बोली, आप दोनों की फ्रेंडशिप न मेरे लिए एक मिसाल की तरह है। आप नहीं गई तो वो मंडप में नहीं बैठेगी। माहिरा मुस्कुराती हुई किचन से बाहर चली गई। सिद्धि पलट गई। उसने अपने आंसू पोंछे। जब आग में तपना ही है तो जलने का भय कैसा। सुबह का वक्त, शिव का बंगलों। शादी की तैयारियां चल रही थी। कभी कोई कुछ कहता था कभी कुछ। मंदाकिनी जी नंदिता से बोली, तुमने दुल्हन का जोड़ा तो भिजवा दिया होता ना। माँ फिक्र न करे, जैसा जैसा आपने कहा था हमने ठीक वैसे पूरी थाल सजाकर भेज दी। शादी के वक्त तो कृतिका वही पहनेगी जो जोड़ा उसने पसंद किया था। हाँ लेकिन इस घर में विदा होकर वो हमारे जोड़े में आएगी। ये बात बता दी न? मंदाकिनी जी के पूछने पर नंदिता बोली, सब बता दिया है। कुछ देर पहले कृतिका की माँ से बात कर रही थी। इवांश के हाथों सारा सामान भिजवा दिया है। ज्योति उन दोनों के पास आकर बोली, माँ हम लोग तो घर पर ही रुकने वाले हैं। शादी के बाद की तैयारियां भी अभी से कर लेनी चाहिए। सो तो है, अब इतनी रात गए सब वैसे ही थक जाएगा। जो काम करना है अभी करना है। चलो जरा मुझे दिखाओ क्या क्या चीजें तैयार की हैं तुमने। मंदाकिनी जी ज्योति के साथ वहां से चली गई। अमर जी लॉन की तरफ बढ़ रहे थे। आकाश इस वक्त फोन पर किसी से बात कर रहे थे। अमर जी ने उन्हें पीछे से आवाज दी, आकाश आई कॉल यू लेटर। आकाश ने कॉल कट किया और अमर जी के पास चले आए।
जी भैया। शिव ने मुझसे आर्किटेक्ट का नंबर मांगा था। इस वक्त उसे आर्किटेक्ट से क्या काम, तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम है? भैया श्योरिटी के साथ तो कुछ नहीं कह सकता, शायद डैम वाले प्रोजेक्ट से रिलेटिव कोई बात करनी हो, आकाश ने कहा। आज शादी है, अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचने की बजाय वो प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात कर रहा है। ये कहाँ की समझदारी हुई? जो काम जरूरी है उसे पहले वो करना चाहिए। पता नहीं इसे समझ कब आएगी। तुम बात करो इससे और कहो जो भी काम हो उसे साइड में रखे। अमर जी ऑर्डर देकर वहां से चले गए। आकाश ने एक गहरी सांस ली और शिव के कमरे की तरफ बढ़ गए। आकाश शिव के कमरे में पहुंचे। शिव फोन पर बिजी था। आकाश ने दरवाजा नोक किया। आवाज सुनकर शिव ने दरवाजे की तरफ देखा। आकाश अंदर चले आए। शिव ने फोन नीचे किया। आर्किटेक्ट से बात कर रहे थे। हाँ, कह रहा था वो अपनी टीम तैयार करे ताकि उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकूं। जितना जल्दी डैम का काम शुरू हो उतना ही अच्छा है, शिव ने कहा। शिव, तुम अपनी जगह ठीक हो, लेकिन भैया तुम्हारे इस फैसले से गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं जो भी ऑफिस वर्क है उसे साइड में रखो। तुम्हारी शादी है, तुम्हें उस पर फोकस करना चाहिए, आकाश ने कहा। चाचू, आई नो मेरी शादी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं हाथ पैर जोड़कर बैठ जाओ। आप प्लीज उनकी ज्यादा न सुने, मुझे क्या करना है मैं संभाल लूंगा, शिव ने कहा। तो आकाश बोले, वो मेरे बड़े भाई हैं और मैं आपका भतीजा हूँ चाचू। चले बताया, आप किससे ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे या डैड से? शिव की इस सवाल पर आकाश ने कहा, व्हाट नॉनसेंस, ये कैसा सवाल हुआ? सवाल है, जवाब तो देना ही पड़ेगा आपको। शिव, अहमियत उस पेड़ की होती है जिसकी शाखाएं नई पत्तियों को संभालने का काम करती हैं। दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है। मेरे लिए जितने अहम तुम हो उतने ही मेरे बड़े भाई। हाँ, तुमसे ज्यादा भी, क्योंकि वो मेरे सिर्फ बड़े भाई नहीं है, पिता समान है। आकाश की बात पर शिव हंसने लगा। मालूम नहीं था चाचू आप भी इतनी गहरी बातें करते हैं। और राइट, आज ऑफिस का कोई काम नहीं करूंगा। आपकी बात को न आज तक काटा है न आगे काटूंगा। आकाश उसे देख मुस्कुरा दिए। सिद्धि ने पूरा दिन इसी सोच में बिता दिया कि राव विला जाए या न जाए। अंत में इसी नतीजे पर पहुंची, किसी भी वजह से अपनी दोस्त का दिल नहीं तोड़ सकती थी। जहर उसके हिस्से में है तो एक प्याला और सही। सिद्धि आईने के सामने खड़ी थी। डार्क ब्लू कलर का लहंगा पहना था उसने। गले पर और पेट पर अभी भी लाल निशान थे जो उसके साथ हुए दुर्व्यवहार की गवाही देते। ये सब सिद्धि के मन को कचोट गया। उसने कान में झुमके पहने। चेहरे पर रौनक नहीं थी, इसलिए मेकअप का सहारा लिया ताकि चेहरे की सच्चाई को कुछ हद तक छिपाया जा सके। सिद्धि ने दुपट्टा कंधे पर डाला। बालों से क्लचर निकालकर उसने टेबल पर रखा। एक बार फिर सोच ले सिद्धि, क्या वहां जाना ठीक है? क्यों खुद ही ये सवाल कर धोखा कर रही हैं? क्या कोई दूजा रास्ता है तेरे पास? दी, ये यही नहीं पहने जा रहे, प्लीज पहनाए न। ये कहते हुए माहिरा अभी अभी उसके कमरे में दाखिल हुई थी। सिद्ध ने उसके हाथों से इयरिंग्स लिए। दी, आपको पता है मिस्टर देवानंद ने नीचे गाड़ी भिजवाई है। ड्राइवर आधे घंटे से वेट कर रहा है। तुमने कहा था उन्हें गाड़ी भिजवाने के लिए। दी, मैं क्यों कहूँगी, क्या आप नहीं जानती उन्हें? वो वही करते हैं जो उनका दिल करता है, माहिरा ने कहा। सिद्धि ने आगे कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद दोनों नीचे चली आई। सिद्धि सोमनाथ जी के पास पहुंची। पापा। अरे वाह, आज तो मेरी बेटी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कृतिका के घर जा रही हो? हाँ पापा, मैंने डिनर बना दिया है। आप प्लीज वक्त पर खा लीजिएगा। सिद्धि की बात सुन सोमनाथ जी मुस्कुरा दिए। मेरी चिंता मत करो, आराम से जाओ। अच्छा सुनो, ये छोटा सा तोहफा है, कृतिका से कहना ये मेरा आशीर्वाद है। सिद्धि ने उनके हाथ से लिफाफा ले लिया। माहिरा सिद्धि का हाथ पकड़कर बोली, अब चलो भी, ड्राइवर कब से वेट कर रहा है। सिद्धि उसके साथ चली गए। चौखट से बाहर कदम रखा तो अजीब सी घबराहट ने उसे घेर लिया। उसने पलटकर अपने घर को देखा और फिर अपने पापा को। सिद्धि ने एक गहरी सांस भरी और माहिरा के साथ चली गई। कुछ ही देर में रात का अंधेरा घिरने वाला था। राव विला अभी से रंग बिरंगी रोशनी में रंग चुका था।
सिद्धि और माहिरा विला के अंदर चली आई। कई सारे मेहमान मौजूद थे। आनंद जो कि दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, सिद्धि को देख उसके कदम रुक गए। सिद्धि इतनी प्यारी लग रही थी कि नजरें हटाने का जी ही नहीं किया। माहिरा आनंद को देख मुस्कुरा दी। उसे लगा आनंद उसे देख रहा है। शर्म से उसकी पलकें नीचे झुक गई। आनंद सिद्धि के पास चला आया। तुम्हारी तबीयत कैसी है अब सिद्धि? मैं ठीक हूँ, ये बोल सिद्धि आगे बढ़ गई। माहिरा अपने हाथ बांधकर आनंद से बोली, मिस्टर देवानंद आज तो आप बिजलियां गिराने का काम कर रहे हैं। माहिरा ये तो मुझे कहने चाहिए। आपने कहा नहीं इसलिए मैंने कह दिया। माहिरा के ये कहते ही आनंद मुस्कुरा दिया। सिद्धि सीढ़ियां चढ़ ऊपर पहुंची तो बहुत से जाने पहचाने चेहरों से मुलाकात हो गई। कृतिका के सभी रिश्तेदारों को वो जानती थी। कितनों ने खैर खबर पूछी। सिद्धि उनसे बातें करती हुई आगे बढ़ गई। सिद्धि कृतिका के कमरे में पहुंची। अंदर 3-4 लड़कियां खड़ी थी जो स्पेशली कृतिका को रेडी करने के लिए बाहर से बुलाई गई थी। सिद्धि को देख कृतिका भागती हुई उसके पास चली आई और उसके गले लग गई। सिद्धि तुम्हें नहीं मालूम मैंने तुम्हें कितना मिस किया, कितना कुछ कहना था तुमसे। सिद्धि ने एक गहरी सांस भरी और अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट ले आई। मैं आ गई हूं ना, जितनी बातें करनी हो कर लो। कृतिका उससे अलग हुई। बीतते पल के साथ ऐसा लग रहा है सिद्धि जैसे बहुत देर हो गई। शादी फिर विदाई या बिदाई और शादी, कुछ समझ नहीं पा रही क्या कहूँ क्या नहीं। मैडम आप जरा यहाँ आ जाए, हम अभी से मेकअप शुरू करेंगे तो सब हो जाएगा, मेकअप आर्टिस्ट ने कहा। कृतिका बोली देर तो हो ही चुकी है, अब इस चीज में क्यों जल्दबाजी करूँ, थोड़ा इंतजार करूँ। यहाँ आओ सिद्धि, मुझे कुछ बात करनी है। कृतिका सिद्धि का हाथ पकड़ उसे बालकनी में ले आई। कृतिका नीचे देखकर बोली मंडप कितना खूबसूरत सजाया है ना। सिद्धि ने नजरें झुकाए कहा मैंने देखा नहीं। कृतिका सिद्धि के का चली गई। उन्हें सिद्धि का चेहरा हल्का ऊपर किया और उसके माथे पर चोट के निशान देकर पूछ पड़ी, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? पैर फिसला और टेबल से टकराए। चीख भी जोर से निकली। ये सब याद कर सिद्धि कांप गई। वो कृतिका से दूर होकर बोली जल्दबाजी में रहती हूँ ना हमेशा, इसलिए ऐसा हुआ। फर्श गीला था इसलिए वॉशरूम में फिसल गई थी। तुम भी न, अपना ख्याल रखना चाहिए तुम्हें। वो सिद्धि मुझे कुछ बताना था, मैं कह रही थी कि। कृतिका बात करते करते रुक गई। कमरे में कोई आया था जो उसके बारे में पूछ रहा था। सिद्धि और कृतिका दोनों कमरे में चले आए। नर्मदा जी कृतिका से बोली, ये क्या तुमने मेकअप क्यों नहीं करवाया? कृतिका 8 बजे तक बारात आ जाओगी, मुझे और परेशान मत करो। सिद्धि बेटा तुम जरा मेरे साथ को, बहुत काम पड़ा है, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। नर्मदा जी सिद्धि को अपने साथ ले जाने लगी। कृतिका बोली माँ उसे मेरे साथ रहने दीजिए न, वो आ जाओगी। सिद्धि बेटा तुम चलो मेरे साथ। कृतिका की बात पूरी नहीं हो पाई। नर्मदा जी सिद्धि को अपने साथ ले गई। कृतिका का चेहरा बिल्कुल उदास हो गया। इधर बारात निकलने की तैयारियां चल रही थी। शिव अपने कमरे में रेडी हो रहा था। कृष्ण ने सीटी बजाई तो शिव ने अपनी आंखें छोटी कर ली। ये कहाँ से सीखा? कहीं से भी सीखा, छोड़िए न। वैसे आज आप स्मार्ट लग रहे हैं। क्यों और दिन नहीं लगता? शिव के ये कहने पर आवाज पीछे से सुनाई पड़ी। स्मार्ट तो लगता है लेकिन एक खास बात है वो नहीं बदली। ये कहते हुए दक्ष अंदर चला आया। शिव ने पूछा वो क्या? तू पहले भी सडू था और अभी भी सडू है। ये बोल दक्ष ठहाके लगाकर हंस पड़ा। तू मेरा दोस्त न होता तो बहू मारता तुझे, शिव ने उसे घूरते हुए कहा। कृष दक्ष से बोला आज बिग ब्रो की शादी है, कम से कम आज तो उन्हें मत चिढ़ाए। दक्ष उसके बाल बिगाड़ते हुए बोला बिग ब्रो के बच्चे उसकी तारीफ करना बंद करो। नीचे जाऊं आंटी तुम्हें बुला रही हैं। कृष बुरी तरह से चिढ़ गई। इतनी मेहनत से मैंने बाल बनाए थे, आपने सब बिगाड़ दिया। बिग ब्रो आपके दोस्त को जेंटलमैन के साथ पेश आने का बिल्कुल भी सेंस नहीं है। कृष दक्ष को घूरते हुए वहां से चला गया। दक्ष शिव से बोला ये जेंटलमैन है तो फिर हम क्या हैं? उसे परेशान करना जरूरी था क्या? अरे यार अच्छा लगता है। जल्दी नीचे चलो, दादी इंतजार कर रही हैं। बारात लेकर निकले तभी तो टाइम पर पहुंचेंगे।
दक्ष ने कहा तो शिव उसके नीचे चला आया। मंदाकिनी जी ने नंदिता से रस्म करने को कहा। शिव के सिर पर सेहरा उसके पिता ने सजाया। बारात वहां से रवाना हो गई। सिद्धि नीचे मंडप के पास खड़ी थी। नर्मदा जी पंडित जी से बात कर रही थी। सिद्धि मन ही मन खुद से बोली, क्या मैं गलत कर रही हूँ? मुझे ये सच कृतिका को बता देना चाहिए। नहीं नहीं, उसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। मेरे मुंह से एक भी शब्द निकला तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सिद्धि सिद्धि नर्मदा जी के हिलाने पर सिद्धि होश में आई। जी आंटी, बेटा किस सोच में डूबी हो? अच्छा, ये सामान मंदिर में रखाओ। सिद्धि उनके हाथ से सामान लेकर चली गई। वो कुछ दूर चली ही थी तभी लावण्या ने उसका रास्ता रोका। सिद्धि ने नजरें उठाकर उनकी ओर देखा। बड़ी कामचोर हो, मालूम है शादी का घर है, फिर भी बीमारी का बहाना बनाकर घर बैठ गई। भाभी की जगह मैं होती न ऐसे मौके पर आधे महीने की सैलरी काट लेती।